दिन हमारे अस्पताल में एक दिमागी मरीज लाई गई जिसके बेटे ने माँ से किसी मामूली बात पर नाराज होकर आत्महत्या की कोशिश की थी। माँ को जब ये खबर मिली तो वो अपने होश आवाज खो बैठी। बाद में बेटे को बचा लिया, मगर माँ की इस सदमे से तबीयत खराब हो गई तो उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। जब वो औरत आई तो उसकी हालत खराब थी। वो चीखती चिल्लाती रोती पीटती और कभी अपने सामने वालों को भी मारने को लपकती थी। मेरे साथी नर्स बोली, ये औरत मेरे काबू में नहीं आ रही, मुझे तो इसको इंजेक्शन लगाने से भी डर लग रहा है। तब मैंने कहा कि आरती, तुम मुझसे अपनी ड्यूटी बदल लो, आओ हम इंचार्ज से कह के ड्यूटी बदलवा लेते हैं। सब हैरान थे कि जिस औरत की ऐसी हालत है मैं उसके साथ ड्यूटी करने को क्यों तैयार हूँ। एक नर्स ने पूछा कि दामिनी, तुम्हें उस औरत से डर नहीं लगता क्या? मैंने कहा, डर किस बात का? दिमागी मरीज लोग दरअसल अंदर से बड़े नरम और नाजुक होते हैं। जब अपने समाज के कठोर रवैयों और हालात से लड़ नहीं सकते तो हथियार डाल देते हैं। उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम उनको प्यार और इज्जत देंगे तो ये हम पर भरोसा करने लगते हैं। हम फिर इनसे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। उस औरत के मामले में भी ऐसा ही हुआ। मैंने उसको इतना प्यार दिया तो वो 15-20 दिनों में ठीक हो गई। अब वो आराम से इंजेक्शन लगवा लेती थी, अब उसको बांधना नहीं पड़ता था। फिर जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मेरी उसके साथ दोस्ती भी हो गई। वो बड़ी अच्छी और समझदार औरत थी। घरेलू हालात से डिप्रेशन का शिकार हुई थी, पागल नहीं थी। सब मुझसे पूछा करते थे कि तुम्हारे पास क्या मंत्र है जो तुम ऐसे लोगों को काबू कर लेती हो। मैं मुस्कुरा देती, लेकिन इस सवाल पर मेरा दिल अंदर से रोने लगता। जो मेरा अपना था उसको तो मैं काबू नहीं कर सकी, अपना नहीं बना सकी, ना ही उसको नॉर्मल हालात पर ला सकी। वो कौन था? इस सवाल का जवाब ये है कि मेरा सब कुछ वही था। एक लड़की जब किसी को दिल में बसा लेती है ना, सब कहते हैं कि मेरा तेरा मंगेतर बड़ा बाका सजीला गबरू है, बड़ा सुंदर और बहुत काबिल है, लाखों में एक है, तू तो बड़ी भाग्यशाली है। तब वो लड़की खुद को भाग्यशाली समझती है। मैं भी खुद को बहुत भाग्यशाली समझा करती थी। सुमित मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा था। वो पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता, उसके अलावा डिबेट, खेलों में, हर मैदान में फर्स्ट आता था। सबको उससे बड़ी उम्मीदें थीं। आंटी कहा करती थी कि सुमित और दामिनी की जोड़ी खूब जचेगी, मैं तो बस उसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। ऐसी बातें सुन सुन के मेरे दिल में भी सुमित की मोहब्बत पैदा हो गई और मैं उसी को अपना सब कुछ समझने लगी। सुमित को मेडिकल लाइन में जाने का शौक था। वो एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहता था। उन्हीं दिनों उसने पीएमटी का इम्तिहान दिया था। उसने खूब मेहनत की थी। उसको उम्मीद थी कि उसके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। वो अपने लिए पहले से डॉक्टर्स वाला सफ़ेद कोट लेकर आया था। उन्हीं दिनों में नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी। आंटी भी नर्स थी, काफ़ी टाइम फॉरेन में रही थी, काफ़ी रुपया भी कमा लिया था। अब एक छोटा सा बंगला खरीद लिया था। ये लोग चैन और आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब शहर के हालात ख़राब हुए तो एक रात उनके घर में डकैती पड़ गई। आधी रात को जब सब सो रहे थे, डाकू ने अंकल की कनपटी पर पिस्तौल रख दी और कहा कि चाबियां निकालो और घर का सारा सामान हमारे हवाले कर दो। आंटी की बेटी अभी छोटी थी, उसकी उम्र तब 10 साल की थी। उसकी आँख खुली तब 5 अजनबी लोगों को देखा जो उसके घर वालों को घेरे हुए थे। वो चुपके से कमरे से खिसक गई थी। डाकुओं ने बच्ची समझकर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भागकर गेट पर पहुंची और धीरे से गेट खोलकर बाहर निकली और पड़ोसी के घर की बेल बजाने लगी। वो उठकर अपने गेट पर आए तो उन्होंने बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी। पूछा, कौन? बच्ची ने पिता का नाम बताकर कहा कि जल्दी आइए, मेरे पिताजी को डाकुओं ने पकड़ लिया है और उनके सर पर पिस्तौल रखा हुआ है। पड़ोसी ने न सिर्फ पुलिस को खबर कर दी बल्कि आसपास के घरों में सबको जगा दिया। सब बाहर निकल आए। इतने में पुलिस भी आ गई और सब मिलकर घर के अंदर चले गए। डाकू दूसरा गेट फांदकर भाग निकले, लेकिन उनमें से एक पुलिस के हाथ आ गया और पकड़ा गया। इस घटना के बाद अंकल इतना परेशान हुए कि दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। घर भी बेच दिया गया। उसके बाद मेरी सुमित से मुलाकात ना हो सकी, बल्कि ये सुना कि थोड़े से नंबर्स की कमी की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया और सारा दिन अपने कमरे में बंद पड़ा रहता। साल गुजर गया। मैंने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी कर ली और एक अस्पताल में जॉब कर ली। उन्हीं दिनों आंटी ने कहा कि शादी की तारीख तय कर दो, मैं बेटे के सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी माँ से बहुत रिक्वेस्ट की और तारीख ले ली। यूँ मेरी शादी मेरे सपनों के राजकुमार सुमित से हो गई। जिस दिन शादी होनी थी उस दिन अजीब बात हुई। सुमित को मैंने देखा, वो बहुत घबराया हुआ, अजीब सा लग रहा था। मैं समझी दूल्हा बना है इसलिए कुछ अलग सा लग रहा है, शर्मा रहा है। लेकिन जब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे उस समय भी उसकी हालत नॉर्मल नहीं थी। उसकी हरकतें अजीब सी थी। पंडित जी की बात भी नहीं मान रहा था। कभी हंस पड़ता, कभी चुप हो जाता, जो वो कहते वो ना करता। इस पर पंडित जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसको डांटा कि ये क्या तमाशा कर रहे हो, ये शादी हो रही है, कोई मजाक नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सुमित ऐसा तो नहीं था, मुझे खुद उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
उसके बजाय मैं शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। किसी तरह फेरे ही हो गए। सबके आशीर्वाद और शुभकामनाएं लेने के बाद हम घर चले गए। मैं सोच रही थी आज सुमित की खूब खबर लूंगी कि बताओ पूरी महफिल में तुम ये किस तरह की हरकतें कर रहे थे। हम घर पहुंचे थे। पहुंचते ही पता चला कि सुमित गायब है। मैं रात भर उसका इंतजार करती रही। मेरे भाई पिताजी सब सुमित को ढूंढ रहे थे। 3 दिन बाद वो कहीं एक दोस्त के घर में मिला था। वो उसको बांध कर घर लाए। मेरा तो रो रोकर बुरा हाल था, लेकिन अब मैं रोना भूल चुकी थी। सोच में डूबी थी कि आखिर सुमित को क्या हो गया। शादी की रात को घर से भाग जाना कहाँ की शराफत है। इससे आगे की बातें भी ध्यान में आ रही थी कि शायद वो किसी और लड़की से प्यार करता है, शायद वो मुझसे नफरत करता है, या फिर वो शादी नहीं करना चाहता हो। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहती थी कि भगवान न करे उसके दिमाग में कोई रोग हो गया हो। भला इतने सारे सवालों का क्या जवाब हो सकता है। अगर जवाब था भी तो सुमित के पास था। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करती, आंटी ने जल्दी से बोरिया बिस्तर बांध लिया। कहने लगी, मुझे फौरन अपने घर जाना है। यहाँ मेरा बेटा परेशान हो रहा है। मेरे घर वाले मुंह देखते रह गए। वो मुझे और अपने बेटे को लेकर आनन फानन अपने घर को चल पड़ी। मैंने सोचा भी अपने घर जाकर सुमित से पूछूंगी। यहाँ कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो सुमित को बुरा लग सकता है। मेरे ससुराल का घर काफी बड़ा था। आंटी ने एक हिस्सा मुझे और उस सुमित को दे दिया और पहले ही दिन बोली, दामिनी तुम अब अपने दूल्हा को संभालो। आज से इसको देखने भालने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। 2 या 3 दिन वो ठीक रहा, प्यार से बातचीत भी करता रहा। मैंने पूछा भी कि तुमने वहां ऐसी हरकत क्यों की, तो कहने लगा कि बाद में बताऊंगा। मैं चुप हो गई कि नई नई बात है, बाद में पूछ लूंगी। शादी के छठे दिन जब मैं उसके लिए खाना निकाल कर लाई तो उसमें खाने की ट्रे एक तरफ रख दी। किचन में गया और अपने लिए खुद खाना निकाल के ले आया। मैं हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई, मगर उसने मेरी हैरत का भी कोई नोटिस नहीं लिया। वो चुपचाप खाना खाता रहा। मुझसे पूछा तक नहीं कि तुमने खाना खाया है या नहीं। फिर उठ के घर से बाहर चला गया। 2 दिन तक नहीं आया। मैंने सास से पूछा, वो टाल गई। कहा कि किसी दोस्त के पास गया होगा। मैं उसका इंतजार कर रही थी। वो बगैर बताए गायब था और मेरी सास के लिए ये कोई बात ही नहीं थी। अगले दिन जब वो आया तो मुझसे बात नहीं की। आते ही बिस्तर पर पड़कर छत को घूरने लगा। मैंने पानी पीने को दिया तो मुझे घूरने लगा। फिर खुद उठा और पानी भर के लाया और पी लिया। मैंने पूछा, सुमित क्यों तुमने मेरे हाथ से पानी नहीं लिया, कुछ नाराज हो क्या? वो कहने लगा, क्या पता तुमने पानी में कुछ मिला दिया हो, इसलिए मैंने नहीं पिया। मैं उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसका बर्ताव ऐसा ठंडा था कि उसके बाद उससे बात करने की कोशिश भी ना कर सकी। रात को भी वो मुझसे मुंह मोड़कर सो गया। अगले दिन मैं खाना बना रही थी कि मुझे पीछे से यूं धक्का दिया कि मैं चूल्हे पर गिरते गिरते बची। मैंने कहा, सुमित तुम होश में तो हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, अगर मैं जल जाती। वो कहने लगा, सॉरी, और जाकर लेट गया। मैंने सोचा अब इसकी शिकायत आंटी से करूंगी, मगर पहले सुमित खाना खा ले, वरना खाने का मज़ा भी ख़राब हो जाएगा। मैं गुस्से में थी, फिर भी शराफत का सबूत दिया और उसके लिए खाना लेकर गई। मुझे देखते ही वो बाथरूम में चला गया और हाथ धोने लगा। मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो हाथ धोकर आ जाए तो हम खाना शुरू कर दें। आधा घंटा गुजर गया। मेरा धैर्य अब ख़त्म हो गया। वो लगातार हाथ धोए जा रहा था, यहाँ तक कि हैंड वॉश भी ख़त्म हो गया था। मैं ये सब देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतने में मेरी नंद आ गई। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने कहा कि सुनैना, देखो तो ज़रा सुमित को क्या हुआ है। देखो ये लगातार 1 घंटे से हाथ ही धोए जा रहा है। सुबह इसने चूल्हे पर अचानक मुझे धकेल दिया। मैं जलते जलते बची। सुनैना बोली कि भाभी एक बात कहूँ, कसम खाओ कि तुम फिर सुमित से नफरत नहीं करोगी, इसको छोड़कर नहीं जाओगी। दरअसल सुमित भैया की तबीयत ठीक नहीं है, उनको प्यार के साथ इलाज की भी ज़रूरत है। ये दिमागी मरीज़ हैं, कभी कभी तो उन पर पागलपन का दौरा भी पड़ता है। ये बात माँ ने आप लोगों से छुपाई थी। उनका ख्याल था कि शादी के बाद शायद सुमित भैया ठीक हो जाएं। उन्हें मेडिकल में एडमिशन न मिलने का सदमा हुआ है। सुनैना की बात सुन के मैं सकते में आ गई। आंटी ने हमसे कितना बड़ा धोखा किया था। अपने पागल बेटे से मेरी शादी करके मेरी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। वो कितनी स्वार्थी थी। अगर वो हमें बता देती तो कम से कम शादी से पहले हम सुमित का इलाज तो करवा लेते। उसके बाद मेरे दिल में सुमित के लिए एक अजीब सी हमदर्दी पैदा हो गई। अब वो जो भी हरकत करता मुझे बुरा ना लगता। अब तो बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं थी। वो दिमागी रोगी था और एक पागल की बात का क्या बुरा मानना। वो तो खुद सहारे और हमदर्दी का मारा होता है। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। क्या क्या सपने सजाए थे सुमित के बारे में, क्या कुछ नहीं सोचा था और क्या हो गया। पर मैंने फैसला कर लिया कि हर हाल में सुमित का इलाज करवाऊंगी, इसको ज़िंदगी की तरफ लाऊंगी। उसी वक्त माँ को ख़त लिखा और सारी बातें उनसे बता दी। माँ और भाई फ़ौरन आ गए और हमें मुंबई ले आए ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। मैंने सुमित की खातिर एक मेंटल हॉस्पिटल में ही सर्विस कर ली, क्योंकि उसका इलाज महंगा था और ये मेरे बस की बात नहीं थी। अस्पताल के मालिक को सारी बात बताई और कहा कि बेशक आप मुझसे डबल ड्यूटी लें और सैलरी भी ना दें, मगर मेरे पति का इलाज होना चाहिए,
कि उनके इलाज में कोई कमी ना रहे। उनको मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे अपने अस्पताल में रख ली और एक कमरा भी रहने के लिए दे दिया। 2 महीने मेरे जीवन साथी का इलाज हुआ। फिर एक दिन वो सड़क पर भाग गया। मैं उसके पीछे भागी, देखा तो लोग उसको मार रहे थे। मैंने उनको रोका, क्यों क्यों मार रहे हो, ये तो मरीज है, अस्पताल से भाग कर आया है। वो कहने लगे कि बांध कर रखो इस मरीज को, पता है इसने क्या किया है। क्या किया? वो बोले कि कार में छोटी बच्ची बैठी थी ना, उसका बाप सामने दुकान से खरीदारी करने में व्यस्त था कि ये आया और कार में बैठी बच्ची का गला दबाने लगा। अब हम इसको ना मारे तो क्या करें। मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर उसको छुड़ा कर ले आई। मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, मगर वो अस्पताल में इस कदर हंगामा करने लगा कि मेरा भी यहाँ नौकरी करना मुश्किल हो गया। आखिर मुझे उसको घर लाना पड़ा। मेरे घर वाले बहुत जल्दी उसकी हरकतों से तंग आ गए। उन्होंने कहा कि तुम उसको कहीं और ले जाओ और इसके साथ अलग घर में लेकर रहो, हम इसको नहीं रख सकते। ये जब किसी के पीछे पड़ता है तो उसका जीना आराम कर डालता है। हाथ धोने लगता है तो सुबह से शाम तक हाथ धोने में ही लगा रहता है और कभी बैठे बैठे उठकर गला दबाने लगता है। तब मैंने सोचा कि क्यों उसकी खातिर अपने घर वालों को परेशानी में डालूं। मेरी एक सहेली दिल्ली में रहा करती थी, उसे फ़ोन करके मैंने सब बताया। वो बोली कि परेशान ना हो, यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारे पति को दिल्ली के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, शायद ठीक हो जाए। वहाँ भी मैंने सुमित को एडमिट किया, खुद उसके साथ रही, मगर उससे कोई फ़ायदा न हुआ। कभी कभी ठीक हो जाता, अच्छी तरह बातचीत करता, उसकी किसी हरकत से भी अंदाज़ा ना होता कि वो पागल है। एक दिन अचानक उसने कसकर मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया कि मैं गिर गई और गाल सूज गया। मैं रोने लगी और फिर दिल्ली से उसे अपने ससुराल ले आई ताकि अपने घर में तो रहे। मैंने यहाँ आकर एक हॉस्पिटल में सर्विस ढूंढने की कोशिश की थी कि कुछ पैसे इकट्ठा कर लूँ ताकि सुमित का इलाज करवा सकूँ। मेरी सास ससुर बेटे के इलाज के लिए एक पैसा भी देने पर तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझसे उसकी शादी इसी वजह से की थी कि अपनी मुसीबत मेरे गले बांधकर खुद चैन की नींद सोना चाहते थे। लेकिन मैंने सुमित को कभी मुसीबत नहीं समझा था। मुझे उससे कोई शिकवा नहीं था। वो भला कब अपने होश में था। सास ससुर ने मेरा जीना हराम कर डाला था। अरे चाहिए तो ये था कि वो मुझसे हमदर्दी करे, मगर उन्होंने मुझ पर जानबूझकर जुल्म किया था। मेरी उम्र ही क्या थी जो मुझे अपने पागल बेटे से ब्याह कर ले आई थी। अब सितम ये था कि मैं पड़ोसन से भी बात ना करूं, अच्छे कपड़े इसलिए ना पहनूं कि मेरा पति पागल है। एक दिन मैं सो रही थी कि अचानक सुमित आ गया। जाने उसे क्या सूझी कि मेरा गला घोटने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को बचाया। अगर मेरा देवर अचानक ना आ जाता तो शायद मैं मर चुकी होती। तभी मेरे देवर ने कहा कि भाभी प्लीज, भगवान के लिए अब तुम यहाँ से चली जाओ, सुमित तो ठीक होगा नहीं, तुम जान से चली जाओगी। मगर सास कहने लगी कि सुमित को अपने साथ ले जाओ, वरना मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा कि आंटी, मैंने अपने गहने तक बेचकर आपके बेटे के इलाज पर लगा दिए, आप मुझे उसके इलाज के लिए खर्चा नहीं दे सकती, तो रहने के लिए अपना मुंबई वाला घर दे दें। आखिर मैं इस पागल के साथ कहाँ रहूं, कौन मुझे रहने देगा। वो बोली, उस मकान का नाम भी मत लो, उसका किराया मुझे मिलता है, क्या तुम किराया दोगी। मैंने तभी फैसला कर लिया कि अब यहाँ नहीं रहना। इन्हें अपने बेटे से हमदर्दी नहीं तो मुझे क्यों हो। मेरी सुबह ड्यूटी पर गई तो मेरी सास भी वहाँ आ गई। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल से छुट्टी लो, हम सब मुंबई चलते हैं। मैंने अपने इंचार्ज से कह दिया कि उनसे कहें कि छुट्टी नहीं मिल सकती। तब उन्होंने धमकी दी कि अच्छा तो फिर हम यहीं बैठे हैं, तुम ड्यूटी कर लो, हम तुम्हें साथ ही लेकर जाएंगे। एक नर्स शिखा मेरे साथ काम किया करती थी। उसने जब ये सब देखा तो बोली, दामिनी तुम्हारी सास के तेवर ठीक नहीं लगते, तुम उनके साथ मत जाना, छुट्टी होने से थोड़ी देर पहले मेरे साथ निकल चलो, मैं तुम्हें बाद में ट्रेन में बिठा दूंगी, तुम अपने मायके चली जाना। मुझे भी यही ठीक लगा। छुट्टी से पहले ही शिखा के साथ हॉस्पिटल से निकलकर उसके घर चली गई। आंटी ड्यूटी खत्म होने तक मीटिंग रूम में बैठी रही, मेरा इंतजार करती रही। जब पता चला कि मैं जा चुकी हूँ तो वहीं तमाशा मचा दिया। पुलिस रिपोर्ट कर दी कि मेरे गहने और कीमती चीजें लेकर चली गई है। यूं पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर मेरे लिए नाकाबंदी की, मगर मैं स्टेशन कब गई थी, मैं तो शिखा के घर पर थी। उसने मेरी माँ को खबर कर दी मैं उसके घर पर हूँ, आकर ले जाएं। तब पिताजी और भाई और मुझे अपने साथ मुंबई ले गए। कुछ दिनों बाद आंटी मुझे लेने आ गई, लेकिन पिताजी ने ना जाने दिया और उनसे कहा कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, अपने पागल बेटे की बीमारी को छुपाकर हमें धोखा दिया है तुमने। अब सीधी तरह से डाइवोर्स के पेपर भिजवाओ, नहीं तो हम केस कर देंगे। मगर आंटी सीधी तरह कब मारने वाली थी। 2 साल अदालतों के चक्कर लगते रहे। मैंने फिर से हॉस्पिटल में जॉब कर ली, जो कुछ कमाया सब केस पर खर्च कर दिया। तब जाकर के उनसे जान छूटी। मैं आज भी सुमित के बारे में सोचती हूँ तो अफसोस होता है कि वो अच्छा भला, भगवान जाने उसको क्या हो गया। उसके घर वाले अगर मेरा साथ देते तो मैं उसका आखिर तक इलाज करवाती। इंसान के नसीब में जो होता है वो उसे मिलता है। मेरे नसीब में शादी के बाद कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ परेशानी थी। अब तो मैं फिर भी सुकून से हूँ, ड्यूटी से आती हूँ, थक कर सो जाती हूँ,
जब से सुमित से अलग हुई हूँ तभी से उस जैसे दिमागी रोगियों से हमदर्दी हो गई है। उनकी सेवा करके खुशी मिलती है, शायद इसलिए भी कि मैं सुमित की वो सेवा न कर सकी जो मुझे करना चाहिए थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।